उन चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स या डिजिटल कंप्यूटर्स उनको प्रोसेस करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके आपके लिए इजी बनाते हैं और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जिसको हम बेसिकली बताते हैं। वन इज नोन एज ऑटोनॉमी एंड अदर इज नोन एज अडेप्टिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोनॉमी में क्या होता है। ऑटोनॉमी इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टर्म जिसके अंदर आपको यानी कि कंप्यूटर्स को या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको ह्यूमन गाइडेंस दी जाती है और उसके बाद उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वो इंडिपेंडेंटली अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसकी एक सिंपल टर्म हम ले सकते हैं इसको, द एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विदाउट कांस्टेंट गाइडेंस बाय यूजर। एक दफा आपने उसको कंप्यूटर को ट्रेनिंग उसके अंदर फीड कर दी, उसके नेटवर्क उसको बता दिए, उसके बाद वो किसी भी यूजर की गाइडेंस के विदाउट भी आपके एक सिंपल से क्वेश्चन को चाहे वो जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो, वो उसको आपको इजी करके आपके आंसर्स प्रोवाइड कर देगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स अडेप्टिविटी। अडेप्टिविटी को हम इस तरह से लेते हैं कि जब आपने कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी टास्क, कोई भी इनपुट, कोई भी एल्गोरिदम, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आपने एक दफा कंप्यूटर के अंदर फीड कर दी, उसके बाद वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अगर पास्ट में उस सॉफ्टवेयर ने या उस ट्रेनिंग प्रोग्राम ने कोई गलती भी की है, कोई चीज रॉन्ग भी की है, वो उस पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर आप जो चीजें आपने उसको इनपुट दी हैं उस कंसल्टेंसी से उसको इम्प्रूव कर लेता है और नेक्स्ट टाइम एक बेटर परफॉर्मेंस, एरर फ्री रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट शेयर करता है आपसे। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एआई प्रोग्रामिंग में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये स्किल्स इंसानों को रिक्वायर्ड नहीं होती, इन रोबोट्स को या फिर जो प्रोग्राम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स हैं ये उनको रिक्वायर होती हैं। जिसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है लर्निंग प्रोसेस, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर इनकोड कर देते हैं। रीजनिंग प्रोसेस कि ये वाला राइट बिहेवियर है या ये वाला राइट आंसर है तो ये क्यों है, और अगर ये वाला रॉन्ग है तो ये क्यों है, और राइट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लेते हैं सेल्फ करेक्शन प्रोसेसेस। दिस एस्पेक्ट ऑफ एआई प्रोग्रामिंग इज डिजाइन टू कंटिन्यूअली fit tune all your algorithms and ensure they provide the most accurate results possibly। इसका मतलब ये है कि जो पिछले एल्गोरिदम्स हैं, जो पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस से या जो भी चीज अडेप्ट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम ने, वो अगली बार वैसी गलती या वैसा रॉन्ग रिजल्ट नहीं देगा और खुद ब खुद सेल्फलेसली इंडिपेंडेंटली उस चीज को करेक्ट कर लेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देख लेते हैं बेसिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पैटर्न्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। रिकॉग्निशन आजकल बहुत ज्यादा इन है, फेस रिकॉग्निशन या फिर आपकी वेदर प्रिडिक्शंस, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसकी फील्ड में, लेकिन इसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट ये है कि वो आपके फेस को किस तरह रिकॉग्नाइज करता है। आपके पास जो मोबाइल फोन्स हैं उसके अंदर आपकी फेस रिकॉग्निशन किस तरह होती है, या फिर आपके जो थंब प्रिंट्स होते हैं उनकी रिकॉग्निशन कैसे होती है, ये सब कुछ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। उसके बाद कन्वर्सेशन एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस, यानी कि आपके जिस तरह के फिल्टर बबल्स आते हैं या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट सीरी, कॉर्टोना और आपके एलेक्सा और या फिर आपके गूगल असिस्टेंट्स होते हैं जो जिनके अंदर आप एक दफा उनके अंदर वन मिनट थोड़ा सा आज जो स्टूडेंट्स है इससे भी रिक्वेस्ट है कि आप बेसिकली इसको थोड़ा सा जो है ना वो इंटरेक्टिव कर लें। उसकी वजह यह है कि लाइक इट्स टेक्निकल, तो मे भी बहुत से स्टूडेंट्स को समझ ना आ रही हो। अगर ये इंटरेक्टिव रहेगी तो इट वुड बी बेटर। तो आदिल भाई जिस तरह से हैं आप, if you have any question or any other person who is interested to learn about this topic, so you can ask question and make it more interactive, that would be better। तो डिस्कशन होनी चाहिए, that is that। सर बड़ी अच्छी बात आपने की। इन्होंने पहले पार्ट में कहा था कि लाइक ह्यूमंस, तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ और उन्होंने वर्ड साथ लिखा था कि कंप्यूटेशन या कुछ लाइक ह्यूमंस कर सकते हैं पहली स्लाइड के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस लाइक ह्यूमंस, बिकॉज नथिंग कैन बी लाइक ह्यूमन। बट ये है कि हमारे सोचने के तरीके कुछ चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर यूनिक, इनके पास सेंटीमेंट्स इमोशंस होते हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड।
जितने भी हम चीजें डाल लें, तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ह्यूमंस की तरह हो सकता है मेरे ख्याल में, या आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन की तरह हो सकता है या दोबारा जरा पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने शुरू में बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ह्यूमंस, तो लेकिन जो इन्होंने रेड में लिखा हुआ था कि उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस लाइक ह्यूमंस हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। बट इंटेलेक्चुअल के अलावा बाकी जहाँ पे इमोशन, सेंटिमेंट्स और बाकी चीजें आ जाती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस किए जा सकते हैं। अबीर बताइए, इसको एलैबोरेट कर सकता हूँ, डोंट वरी। यस सर, अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस देखें ना, तो वो आपके मतलब जो रोबोट्स होते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इंटीमेट होते हैं ह्यूमन बींग से, यानी कि वो सम हाउ सिमिलर होते हैं। अब जो इमोशंस की बात है ना, अगर इसमें मैंने स्टडी की थी कि जो हमारा फर्स्ट ह्यूमन एआई रोबोट थी सोफिया, उसके अंदर इवन के इमोशंस भी उन्होंने प्रोग्राम किए थे, कि जब उससे क्वेश्चन किया जाता था कि हाउ वुड यू फील कि अगर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, तो शी सेड आई विल बी सैड। एंड और ये पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है। तो मतलब कि आप ये इमोशंस भी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा क्रूशियल है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारी लाइफ में कि उसके अंदर हर चीज फीड की जा रही है। और सबसे पहली बात कि इसके पीछे ह्यूमन बींग्स ही हैं, और उनकी ब्रेन्स, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेशन ही है। इज दैट क्लियर? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, प्लीज आप चलें आगे। इट्स अ गुड टॉपिक अब सबके लिए। बस मैं वैसे एक मेरे पास पॉइंट था, वो मैंने शेयर किया, आपने इसके अच्छी बात। ऊपर एंड पे आदिल भाई, ये थोड़ा सा जो आपने टॉपिक क्वेश्चन किया है, इट्स अ लिटिल बिट एडवांस। आई वुड रिप्लाई ऑन इट, ऑन दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। बेसिकली ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके जो है ना थोड़े से समझिए। जो आपने क्वेश्चन किया वो थोड़ा सा एडवांस है। ऑफ कोर्स देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ एआई, एंड एट द सेम टाइम वी कैन रेप्लिकेट द इमोशंस एज वेल। ठीक है ना, तो वो मैं आपको उसका सर जो है ना वो बताता हूँ। ओके, सो वी वर हियर कि हम कन्वर्सेशन एंड ह्यूमन मेरा इंटरेक्शन। भी एक क्वेश्चन है। यस। आपने कहा कि जैसे कि जो रोबोट्स वगैरह हैं, इनमें उनको कमांड्स दी जाती है, एल्गोरिथम यूज किया जाता है। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है? एल्गोरिथम या कमांड्स किस लैंग्वेज में दी जाती हैं? आपने कहा ना एक सीरीज दी जाती है एल्गोरिथम की या कमांड्स की, तो मैं बेसिकली पूछना चाह रही हूँ वो कमांड्स या एल्गोरिथम किस लैंग्वेज में दिया जाता है? अच्छा, मैं बता दूं इसमें आपको नाजिश, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर आपने अगर पाइथन का नाम सुना हो, पाइथन का जी नाम जी सुना सर, पाइथन जी। जी। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी आपकी मशीन लर्निंग है, जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल इज बीइंग डन इन पाइथन। तो इफ यू मास्टर द पाइथन, उसके अंदर आप जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अगर टाइप्स भी बताएंगी, उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक जी अबीर। ओके सर, सो आगे हम देखते हैं कि हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डिसीजंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरह ले सकता है। अगर कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं तो यू कैन गो अहेड, एनी वन ऑफ यू, कि आर्टिफिशियल मैं इंटेलिजेंस कोई इसमें डिसीजन मेक करेगा, हाउ? मैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिहाज से मेरे पास एक एग्जांपल है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग और जितने भी और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ट्रेंड्स के ऊपर चल रहे होते हैं। उन्होंने स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के लिहाज से उन्होंने पुराने ट्रेंड्स देख के फिर अपनी कैलकुलेशन करके वो आगे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का होगा तो ये चीज हो रही होगी लाइकली। ये वेदर फोरकास्ट और इनके अंदर भी पुराने ट्रेंड्स और पैटर्न्स को देख के आगे प्रिडिक्शन की जा रही होती है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, यू हैव गिवन वेरी गुड एग्जांपल्स। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और उससे आगे हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो गोल ड्रिवन सिस्टम्स में कैसे वर्क करता है। इसके साथ ही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, बिकॉज इट इज अ टेक्निकल टर्म, कि जो आपका जीडीएस होता है, गोल ड्रिवन सिस्टम्स होते हैं, वो फोकस करते हैं एन आइडेंटिफाइंग गोल्स। इन जो ये वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको इस बात से फर्क नहीं, ये वो काम नहीं करते कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। एक गोल दे दिया जाएगा, उसके बाद एक वो अपने डिजाइन में जो भी प्रोग्रामिंग आपने फीड की है, वो आपको एक आंसर या एक रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम्स में। आप सब ने अब टेस्ला के बारे में सुना होगा, जो भी हमारी एआई कार्स होती हैं, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होती हैं, जो कि जिनको आप ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती।
ठीक है, और वो सारी की सारी इन्हीं सिस्टम्स पे वर्क करती हैं। बेसिकली उनके अंदर मशीन लर्निंग होती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद पैटर्न्स एंड एनोमलीज, जिस तरह हमने रिकग्निशन में डिस्कस किया था कि फेस रिकग्निशन होती है या एनवायरनमेंट की रिकग्निशन, बिल्कुल उसी तरह एक मैंने फिंगर प्रिंट की बात की थी। अब वो पैटर्न्स किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, और ये सारी चीजें आपकी पैटर्न्स एंड एनोमलीज में आती हैं, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर ही करते हैं। उसके बाद हाइपर पर्सनलाइजेशन, इसके अब ये क्या चीज आपको प्रोवाइड करती है या क्या लेवरेज देती है? ये आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करती है, रेलेवेंट कंटेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस। व्हाट डज दिस मीन? अब आप सबने ऑल्दो सुना हो या नहीं फिल्टर बबल्स के बारे में। अगर आप साउंड क्लाउड पे कोई एक म्यूजिक लगाते हैं, उसके बाद आपको वैसी रिकमेंडेशंस आना शुरू हो जाती हैं। दिस मीन्स कि वो रेलेवेंट कंटेंट है या फिर प्रोडक्ट है। सिमिलरली गोज फॉर यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एक्सेट्रा। Is anyone having any question regarding this slide? ये पैटर्न्स और एनोमलीज को अगर हल्का सा और आप बता दें। ओके, पैटर्न्स एंड एनोमलीज में हमने ये डिस्कस किया है कि ये आपके पैटर्न्स के थ्रू मतलब अपने सॉफ्टवेयर में आपका पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस डज नॉट मीन कि सिर्फ थंबप्रिंट को रिकॉग्नाइज करेगा, आपका एक पैटर्न होगा। अक्सर आप जब गूगल खोलेंगे तो आप पहले या तो फेसबुक यूज करेंगे, फिर यूट्यूब यूज करेंगे सिमिलरली, और उसके बाद वो आपको आपका पैटर्न जो है वो अपने पास सेव कर लेता है, उसको समझ आ जाती है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को। अगली बार वो आपको वो वाला टाइम या वो वाली डेट या वो वाली लोकेशन प्रोवाइड करता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि जिनके पास आईफोन है, उसमें जो सॉफ्टवेयर iOS 14 जो डेवलप हुआ है, उसके अंदर वो आपको ऑल द टाइम शो कर रहा होता है कि दिस इज बेस्ड ऑन योर लोकेशन, यू आर यूजिंग साउंड क्लाउड, यू आर यूजिंग कैमरा, यू यूज्ड कैलेंडर बेस्ड ऑन योर टाइम। तो ये वाली जो पैटर्न्स है, दिस कम्स इन पैटर्न्स एंड एनोमलीज। यू नीड मोर डिटेल्स? ठीक हो गया, थैंक यू। You're welcome. Let's move forward. अब हम डिस्कस करते हैं AI रिलेटेड फील्ड्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम बेसिक लेवल। सर रिकॉर्डिंग भी अलाउ कर दें। Start. This meeting is being recorded. ओके, हम डिस्कस कर रहे थे AI रिलेटेड फील्ड्स को, जिसकी मेजर सब फील्ड्स हैं। अब देखें, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड रोबोटिक्स। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन फील्ड्स को आज बेसिकली लेमैन टर्म्स में देखेंगे। अगर ये वाली जो डायग्राम है मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें यही बताया हुआ है कि देखिए, टॉप पे मशीन लर्निंग है, उसके आगे से डीप लर्निंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, अब आगे उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसकी क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, स्पीच, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, विजन, इमेज रिकॉग्निशन, मशीन विजन, की जितनी भी टर्म्स हैं ये हम आगे सारी इनकी सब फील्ड्स में डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग इज बेसिकली अ सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, और यू कैन से अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि कंप्यूटर में एल्गोरिदम्स आप एक दफा फीड कर देते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी मशीन्स होती हैं वो उसको प्रोसेस करती हैं और अपने एक्सपीरियंस से उसको अपने रिजल्ट शो करती हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे सिरी, एलेक्सा एंड कॉर्टेना एक्सेट्रा। सिरी इज बेसिकली प्रेजेंट इन आईफोन। एलेक्सा के अब आजकल एलेक्सा के जो है ना वो एलेक्सा बिल्ड होम्स भी आ रहे हैं। देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब, अब वो पाकिस्तान और कराची बेस्ड एक घर है जिसके अंदर एलेक्सा उन्होंने हर जगह फीड किया है। अगर आप एक ऊंची सी कमांड देते हैं, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, तो वो लाइट्स टर्न ऑफ कर देती है। और उसके अंदर ये वाला एल्गोरिदम भी उन्होंने फीड किया है कि जैसे ही हर बंदा कोई भी अंदर चलने फिरने की मतलब उस घर को या उन सिस्टम्स को महसूस नहीं होगी कोई भी आहट वगैरह या कोई चीज, तो वो खुद ब खुद ही ऑफ कर देती है उस जगह की लाइट्स वगैरह। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि मशीन लर्निंग में ये डाटा कैसे फीड किया जाता है और मशीन लर्निंग किस तरह से वर्क करती है। अब जो डाटा आपने उसको दिया है मशीन को, एक आउटपुट आपने उसको प्रोवाइड किया, वो उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेती है। उसके मशीन गैदर करती है, उसके बाद उस डाटा को प्रिपेयर करती है कि उसने करना क्या आगे उसके साथ। उसके बाद एक मॉडल
या एक एल्गोरिदम चूज करती है। एल्गोरिदम्स की जो मैं बात कर रही हूँ वो आगे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सारे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो इसलिए अब उसके बाद वो एल्गोरिदम्स और मॉडल चूज करती है, जो आपने ट्रेनिंग उसको दी होती है वो उस पर वर्क करती है। उसके बाद इवेल्युएशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यहाँ पर मतलब है कि उसके अंदर ये चीज जो फीड चीजें हुई होती है ना, वो उसकी एक एडवांस लेवल पर जाकर उसकी इवेल्युएशन करती है कि ये चीज अब इसका रिजल्ट अगर ऐसे होगा तो ठीक होगा, अगर इस तरह किया तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद अपनी प्रिडिक्शन जो है वो हमें एज एन आउटपुट शो दे देती है, विच मीन्स कि हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब ये 7 स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग के। इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो। थैंक यू। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन एक दफा एंड पर ही कर लेंगे, आप इसको कंटिन्यू करें। ओके सर, अब हम डिस्कस करते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग में किस तरह हेल्प करती है, या मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग का क्या काम है। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली एक बिल्कुल लेमैन टर्म्स में इसको कहेंगे कि आपने खुद मशीन में डाटा फीड किया, उसको क्लासिफाई किया, और मशीन को जो आपने दिया है ना, वो बेसिकली ये रेड में लिखा हुआ है लेबल्ड डाटा सेट, उसको आपने बिल्कुल एक पका पकाया हलवा दिया है, उसने बस उसको हल्का सा प्रोसेस किया है और उसके बाद आपको एक आउटपुट दे दिया है। अब उसके बाद एक चीज होती है कि इसमें आप किस तरह का डाटा सुपरवाइज लर्निंग में प्रोवाइड करते हैं। अब आपका जो डाटा है ना वो स्मॉल और मीडियम साइज होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग तो ह्यूमन बीइंग एट द बैक एंड बैठ के खुद कर देता है। उसके बाद ये यूज क्यों करते हैं सुपरवाइज लर्निंग, अगर इतना अच्छा है नहीं तो हम इसको यूज क्यों करते हैं। अब बेसिकली ये मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हम अनसुपरवाइज लर्निंग पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मॉडल को पहले ट्रेनिंग भी देनी होगी, उसके आपने सारे फीडबैक्स चेक करने होंगे। ये ट्रेन करने के लिए एक मशीन को यूज किया जाता है। अब दोबारा इसको डिस्कस करते हैं कि एक रॉ इनपुट होता है, उसको बैठकर सुपरवाइज करते हैं एट द बैक एंड ह्यूमन बीइंग, और वो पूरे डाटा को क्लासिफाई कर देता है। और उसके बाद वो जो क्लासिफाइड लेबल्ड डाटा होता है वो जाके प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर को। वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करता है उस लेबल्ड डाटा की, और आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है रोजेस, डेजीज एंड डैफोडिल्स की। अब इस इनपुट रॉ डाटा में ये तीनों के तीनों फ्लावर्स होंगे, लेकिन कंप्यूटर इनको क्लासिफाई नहीं कर सकेगा। जो भी आपने उसके फीचर्स अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो एट द बैक एंड आपका सुपरवाइजर जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सुपरवाइज करेगा, उसको लेबल करेगा कि ये रोज है, ये डेजिस हैं, ये डैफोडिल्स हैं, और प्रोसेसिंग में वो आपको उसको बता देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को कि ये नेम्स हैं, अब सिर्फ इनके फीचर्स मुझे बता दो। तो दिस इज बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग। इसके हम एल्गोरिदम्स देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना कर सकता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ये करता है कि आपका जो, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया ना रोजेस की और डेजेस की, अब वो उसको क्लासिफाई कर देगा उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग या फिर उसकी क्लास के अकॉर्डिंग। और अगर वो ये फ्लावर्स हैं तो उनको फ्लावर्स में डाल देगा, अगर वो एनिमल्स होंगे तो उसको एनिमल्स में क्लासिफाई कर देगा। और रिग्रेशन में ये होता है कि बेसिकली ये एक मैथमेटिकल टर्म्स यूज की जाती हैं, इसमें कोरिलेशन और वेरिएबल्स के थ्रू इसमें वर्क होता है, और मोस्टली ये कंटेंट रिकग्निशन के लिए और के लिए यूज होता है। कंटेंट रिकग्निशन इज लाइक आपने कोई कंटेंट देखा है अपने सोशल मीडिया एप्स पर, आपने कंटिन्यूसली उस तरह का कंटेंट देखा है, वो फिल्टर कर लेगा आपका सुपरवाइज लर्निंग, बिकॉज उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये सीख लिया कि इस बंदे को इस तरह की चीजें पसंद है। और ऑन द सेकेंड अगर हम ये देखें कि आपके जो स्पीड लिमिट्स होती हैं उसमें एक चीज सेट की कर दी जाती है, जो रेडार सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर ये चीज फीड कर दी जाती है कि इससे ऊपर अगर किसी गाड़ी की स्पीड जाएगी तो आप उसी टाइम डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें आप एट द बैक एंड जो एल्गोरिथम यूज हो रहा होता है वो रिग्रेशन होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? आजकल के सॉफ्टवेयर्स में और एल्गोरिथम्स में अनसुपरवाइज लर्निंग यूज होती है।
इसके अंदर ह्यूमन बींग्स एक ही दफा एट द वेरी बिगनिंग कुछ ना कुछ आपको ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं, उसके एल्गोरिदम फिक्स कर देते हैं। उसके बाद जितना भी काम होता है और जितना भी डाटा होता है उसको प्रोसेस वो सॉफ्टवेयर खुद करता है। ह्यूमन बींग्स की इंटरवेंशन इसमें जरूरत नहीं होती। जैसे कि इसके अंदर आप एक रॉ डाटा एज एन इनपुट प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद वो एल्गोरिदम खुद ही उसको यानी कि अपने अंदर ही अंदर वो अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू उसको इवेलुएट कर लेगा और उसके बाद उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा। अब इसमें अगर हम वो रोजेस वाली एग्जांपल लें तो यहाँ पर ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं होगी। अब आपका सॉफ्टवेयर पहले से ही जानता होगा कि ये रेड कलर का है, रोजेस किस तरह का फेस होता है, डेजिस का इस तरह का होता है और डैफोडिल्स का इस तरह का फेस होता है, तो वो रिकग्नाइज करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। इसमें एंड टू एंड अप्रोच होती है विच बेसिकली मीन्स के जो आपकी ट्रेनिंग आपने कॉम्प्लेक्स लर्निंग सिस्टम्स में दे दी है वो एक सिंगल मॉडल यानी कि डीप न्यूरल नेटवर्क, इसके बाद हम डीप न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू ऑलरेडी एल्गोरिदम में फीड कर दी जाती है। मूविंग नेक्स्ट, इसके एल्गोरिदम्स एंड इसके एल्गोरिदम्स में हम एनॉमली डिटेक्शन करते हैं, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एंड ऑटो इनकोडिंग। एनॉमली डिटेक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक किस्म का पैटर्न जो हमने इन थर्ड स्लाइड हमने पढ़ा था कि एनॉमलीज और पैटर्न डिटेक्शन करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एक एल्गोरिदम है। उसके बाद क्लस्टरिंग के अनलेबल्ड डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना, एसोसिएशन डाटा माइनिंग टेक्निक यानी कि हर जगह से उसके रिलेटेड फीचर्स उसके या उसके रिलेटेड डाटा गैदर करना। सेम गोज फॉर ऑटो इनकोडिंग जिसके अंदर बेसिकली आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ये टेक्निक है कि वो आपके एफिशिएंट डाटा कोड करता है और रिप्रेजेंटेशन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करता है आपके लर्निंग टेक्निक्स या फिर उस एल्गोरिदम के बिहाइंड उन टास्क। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिफरेंस है। अगर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और ये हर चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी ईज के लिए है कि अगर आपने अपने पास सेव करना हो। आई होप इट्स डन। नेक्स्ट, ये आपके एल्गोरिदम्स हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एनॉमली डिटेक्शन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन और ऑटो इनकोडिंग। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग का ही आगे एक सब टाइप है जिसके अंदर अब आपने ट्रेनिंग डाटा या लर्निंग मॉडल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और उसके बाद वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को या अनसर्टेन सिचुएशंस को जो आपका एल्गोरिदम डील करता है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इजी सी एग्जांपल दी, अटारी और मारियो। चाइल्डहुड में सबने गेम खेली होगी मारियो, जिसमें कि ये होता है कि आप अगर जंप नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे, यानी कि जो भी आपकी गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब सिस्टम को किस तरह पता चलता है कि अगर ये जंप नहीं करेगा तो ये फाउल होगा या फिर इसकी गेम एंड करनी है। अब ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी कि अपने प्रीवियसली पास्ट एक्सपीरियंस से और उसके एल्गोरिदम के अंदर ये चीज फीड कर दी जाती है कि अगर इस लेवल तक पहुंच गया तो इसका फाइनल लेवल होगा, आपने स्क्रीन चेंज कर देनी, यहाँ पे नाइट हो जाएगी, यहाँ पर डे हो जाएगा। ऑल दिस प्रोसेसेस आर बेसिकली डील्ड इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बेसिक मकसद क्या होता है? मैक्सिमाइज द टोटल रिवॉर्ड, यानी कि आपका रिजल्ट मैक्सिमाइज करता है, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। दिस इज द गेम इफ समवन हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि सुपरवाइज लर्निंग में कौन से आपके एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। उसके बाद हमने देखा अनसुपरवाइज लर्निंग में कौन से यूज होते हैं आपके एल्गोरिदम्स। इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। अब पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन जो है एक फॉर्मूला के तहत काम करता है
और इसमें ये डील करता है कि बेसिकली आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग इफेक्टिव वे में काम कर रही है या नहीं। ये इसके अंदर एक स्मॉल एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, जिस तरह इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, बिल्कुल उसी तरह आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर भी अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी ट्रेनिंग डाटा से और अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। इसके अंदर स्मॉल बैच ऑफ एक्सपीरियंसेस इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। सपोज यस, आप मुझे क्या बता सकती हैं कि एल्गोरिथम और एआई में फर्क क्या है? एल्गोरिदम और एआई में कोई फर्क नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसके बिहाइंड एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो पीछे वर्क कर रहे होते हैं। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। बेसिकली एल्गोरिथम होता है, आपके स्टेप वाइज कोडिंग की जाती है, उसको एल्गोरिथम का नाम दिया जाता है। जो प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, स्टेप्स दिए जाते हैं, उनको एल्गोरिथम का नाम दिया जाता है। यस, एल्गोरिथम और एआई अलग है, क्योंकि एआई जो नहीं है वो पास डेटाबेस पे जो नहीं है आपके रिजल्ट्स डिफाइन करती है, हिस्ट्री बेस पे। एआई को आप सिर्फ फ्रंट से देख रहे हैं, उसके बैक एंड पे जितनी भी चीजें हो रही होती हैं उसके अंदर बेसिकली कोडिंग और ट्रेनिंग की जाती है, तब जाकर आपको एक रिजल्ट मिलता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम या जो भी चीजें हैं वो बेसिकली वर्क इन चीजों पे कर रही होती हैं। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कि अब आपका यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो आपको बेस्ट रिवॉर्ड देती है। अब एक एजेंट है जिसने आपको मतलब के सिस्टम को या मशीन लर्निंग में एक इनपुट दिया, उसने इन्वायरमेंट को डिटेक्ट किया। अगर सेम इन्वायरमेंट आ रहा है पिछली बार की तरह तो वो उसको स्टेट करेगा, इवेलुएट करेगा और एजेंट को रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होता है कि डाटा एफिशिएंसी की सूरत में या फिर एररलेस और रिलायबल परफॉर्मेंस की शक्ल में आपको रिवॉर्ड मैक्सिमाइज रिवॉर्ड मिलता है। ओके, यहाँ पर एक डिफरेंस है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, जो हम पहले सारा डिस्कस किया है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक फॉर दिस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि मशीन लर्निंग की एग्जांपल क्या है। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि एक जो कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स का आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड है और सबसे टॉप पे टेस्ला जो कंपनी है वो आ रही है। अब वो क्या करती है मशीन लर्निंग में, इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग उन्होंने कोड की है, उससे मैं बताती हूँ वो कैसे है। अब एक पहले हम देख लेते हैं कि कार, सेल्फ ड्राइविंग कार किस तरह होती है, उसको ड्राइवर की जरूरत क्यों नहीं होती। क्योंकि उसके अंदर रिडार सेंसर्स होते हैं, उसका अपना स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जीपीएस सिस्टम होता है, कैमरास होते हैं, लेजर सेंसर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, और उसके कैमरास इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने ह्यूमन बीइंग है कि नहीं, और ये रेड लाइट है तो रुकना है इस कार ने, और ग्रीन है तो इस कार ने चलना है। ओके, इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग किस तरह कार के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरह होती है। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होती है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि सुपरवाइज लर्निंग में आप लेबल डाटा और हर चीज बिल्कुल मीडियम साइज डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। ऑन द बेसिक लेवल इस कार की ट्रेनिंग कर दी जाती है, इसके अंदर जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो ट्रेन कर दिए जाते हैं। और उसके बाद अगला काम होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, कि वो मशीन को उसके एक्सपीरियंसेस से, उसके एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से, यानी कि इस टाइम कोई रोड एक्सीडेंट तो नहीं हुआ हुआ सामने, या सामने से कोई अगर कोई इंसान गुजर रहा है तो उसको डिटेक्ट करना, ये सारी एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग और उसके एल्गोरिदम्स डील करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर आर फर्दर मोर एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। अभी हमने डीप लर्निंग और डाटा साइंस, रोबोटिक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, अभी हम सिर्फ मशीन लर्निंग पे हैं। मशीन लर्निंग में एक अनलिमिटेड डाटा रिसोर्स होता है जिसके थ्रू आपकी जो भी आउटपुट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। उसके अंदर फास्ट प्रोसेसिंग होती है और आपकी प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर बेसिकली ये वर्क करता है। जिस तरह के सेल्फ ड्राइविंग कार एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, उसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्रीज में आपका एमआरआई मशीन, आपकी सिटी स्कैन मशीन, ये सारी की सारी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होती हैं
और इसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंक्लूड होते हैं। सिमिलरली गोज फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डीप लर्निंग। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मशीन लर्निंग है वो एक कंप्यूटर साइंस की या डाटा साइंस की एक सब फील्ड है। सिमिलरली डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के आगे से एक सब फील्ड है, जिसको यानी कि हम मशीन लर्निंग को और डिटेल में देख रहे हैं। अब डीप लर्निंग में होता यह है कि एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। अब उनकी प्रोसेसिंग एल्गोरिदम से भी तो हो सकती थी और हमने देखी थी कि हो रही है, लेकिन वो एक एडवांस लेवल पे है। उसके भी अंडरनीथ जो वर्क कर रहा होता है वो न्यूरल नेटवर्क्स होता है। हमने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसका हमारे माइंड में सबसे पहले ये पिक्चर क्लियर होती है कि शायद कोई ब्रेन है या कोई इंटेलिजेंट है हमारी तरह। बिल्कुल उसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स दैट आर बेसिकली, उसमें इसमें भी जो टर्म्स होती हैं वो न्यूरॉन्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो वर्क करते हैं। और ये सारा कुछ डीप लर्निंग में भी सुपरवाइज लर्निंग यूज हो रही होती है, क्योंकि आप डाटा को ट्रेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर पहले हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क्स देख लेंगे कि वो वर्क किस तरह करते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग में आता है कि आर्किटेक्चर्स, आप अगर कोई भी चीज आप उसके अंदर इनपुट कर देना, सपोज यू आर एन आर्किटेक्ट, अगर आप कह दें कि मुझे इतने मरले में इस तरह का घर चाहिए, ये वाला डिजाइन चाहिए, बस आप इतनी सी इनपुट दें, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपको बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट एक हाउस या एक स्ट्रक्चर या एक बिल्डिंग बनाकर दे सकते हैं। सेम गोज फॉर मशीन विजन, स्पीच रिकॉग्निशन। जो चीजें हमने टॉप पे डिस्कस की, उनके बैक एंड पे बेसिकली ये मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और डीप लर्निंग सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डीप लर्निंग और डीप न्यूरल जो नेटवर्क्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। अगर ये वाली डायग्राम देखें तो मुझे ये बेस्ट लगती है, क्योंकि एक साइड पे ह्यूमन ब्रेन है और एक साइड पे 1001, जिस तरह हम कंप्यूटर की कोडिंग करते हैं उस तरह का ब्रेन है। तो अब ये बता रहा है कि हाफ ऑफ द ह्यूमन ब्रेन यूज हो रहा है, और उस ह्यूमन ब्रेन की जितनी भी साइकी है, जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग है, वो सारी चीजें अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं। एंड हाउ डज इट वर्क? अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये जितने भी सिस्टम, ये जो हमारे पास आए हैं, स्क्वायर आया है, हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगल है, इसके आगे ये जो फर्स्ट लेयर है ये एक इनपुट लेयर है ये, और उसके बाद जो दो लेयर्स हैं वो आपकी बेसिकली हिडन लेयर्स हैं, और उसके बाद जो ये थर्ड वाली है ये आपकी एक आउटपुट लेयर है। अब जो इनपुट लेयर है ये किस तरह वर्क करती है? एक सर्कल की हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि ये एक सर्कल है या एक ट्रायंगल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में हमें बताया जाता है कि ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये वाली ये चीज है, आपने यहाँ पर ऐसे करना है, वैसे करना है। बिल्कुल उसी तरह इनको भी ट्रेन किया जाता है। अब एक सर्कल को या किसी भी शेप को 28x28 पिक्सल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और अगर ये कहना कि हम इसको ज्यादा पिक्सल में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम इसको मोस्ट प्रोबेबली 784 पिक्सल्स में ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन पिक्सल्स को, इसमें से पिक्सल्स लिए जाते हैं और फर्स्ट इनपुट लेयर जो कि न्यूरॉन्स हैं उनमें चैनल्स के थ्रू आप प्रोवाइड कर देते हैं, ये पिक्सल्स उसमें डिवाइड हो जाते हैं। अब जब इनकी डिवीजन होती है और ये जो नंबरिंग इनको प्रोवाइड की जाती है, इनको बेसिकली वेट्स कहा जाता है। अब इनको हम ये नहीं कहेंगे कि इसको 0.8 नंबर दिया है या इसको 0.2 नंबर दिया है, इसको हम बेसिकली कहेंगे कि ये हमने इसको वेट प्रोवाइड किया है। ओके, अब ये जो वेट है ना, ये अगले हिडन लेयर्स में, जो कि लेयर्स हमें नजर नहीं आ रही होती, हमें सिर्फ इनपुट नजर आ रहा होता है कि हम उसको क्या इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट नजर आ रहा होता है। उसके भी अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहा होता है, उसके अंदर इनकी क्रॉस फंक्शन चलता है, और जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। अब ये फंक्शन अगर x1 है तो ये किसी और न्यूरॉन से मैच करेगा, और x2 फिर अपने वेट के अकॉर्डिंगली एक अगले न्यूरॉन से मैच करेगा। सिमिलरली अब इनको जो हिडन लेयर्स में जो चीजें नंबर की जाती हैं उनको हम बायस कहते हैं। पीछे हमने 0.2, 0.8 इस तरह की नंबरिंग को वेट्स कहा था, और अब हम इनको बायस्ड कह रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर जो फंक्शंस यूज करते हैं वो एक्टिवेशन फंक्शन होता है,
और उसके बाद अगली हिडन लेयर में इसका सारा सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है। और न्यूरल नेटवर्क ये सारा कुछ वर्क करने के बाद हमें एक आउटपुट दे देते हैं इसी सिस्टम के थ्रू कि ये सर्कल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो बेसिकली ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है। एंड इन केस कि अगर ये वाला जितना भी सिस्टम है ये हमें रॉन्ग आंसर दे देता है, हमने इसको सर्कल प्रोवाइड किया था, इसने हमें बता दिया कि ये एक स्क्वायर है, तो ये वाली जितनी भी ट्रेनिंग होती है इसके लिए हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन करेंगे। यही सिस्टम यहाँ से बैकवर्ड चलेगा और जाकर उसको पीछे से जहां पर मिस्टेक्स हुई थी वहां पर उनके जितनी भी आपका कहीं एक्टिवेशन फंक्शन है उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क सिस्टम इस तरह से एट द बैक एंड वर्क कर रहे होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि डीप न्यूरल सिस्टम्स वर्क क्या करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन, हाउ कि अब देखें आपका फेस तो हर बंदे से चेंज होता है, अब उसने तो सिर्फ फेस डिटेक्ट करना है कि ये इंसान का फेस है, इसके अंदर 2 आंखें होंगी, एक कान होगा, 2 कान होंगे, नाक होगी और इस तरह की चीजें होंगी, तो इससे हमने ये मोबाइल फोन खोल देना है, मतलब इसका लॉक अनलॉक कर देना है। लेकिन अब एट द बैक एंड बिल्कुल इसी तरह से कि इस बंदे की आंखें ऐसी थी, इसने मुझे जो ट्रेनिंग डाटा दिया था जब हम अपना फेस सेट कर रहे होते हैं लॉक में, कि इसने ये वाला हमें डाटा दिया था और इसका फेस इस तरह का था, ये सारा सिस्टम हम मतलब एट द बैक एंड वो प्रोसेस होता है और विद इन अ सेकेंड। ह्यूमन ब्रेन को शायद थोड़ा टाइम लगे लेकिन एक नेटवर्क डीप न्यूरल नेटवर्क सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विद इन द सेकेंड ये सारा काम कर देता है। सेम गोज फॉर weather prediction and similarly same goes for music recommendations and other things. Let's move forward कि अगर हम डिफरेंस देखें कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग के अकॉर्डिंगली काम करती है। इसके अंदर अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो इस तरह से कि जितनी भी आपकी फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह होती है और ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। और डीप लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग यूज कर सकते हैं, सब कुछ डीप न्यूरल नेटवर्क सिस्टम्स खुद करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये वाली डायग्राम आपको शो कर रही है कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है। बेसिक डीप न्यूरल नेटवर्क सिस्टम एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग की, और मशीन लर्निंग एक सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर कंप्यूटर साइंस की। मूविंग नेक्स्ट, व्हाट इज डाटा साइंस। डाटा साइंस के अंदर आपको डाटा होता है। अभी हम देख रहे थे, हमने टॉप लेवल से शुरू किया, हमने उसके अंदर से नहीं शुरू किया, हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, फिर मशीन लर्निंग क्या होती है, उसके अंदर डीप लर्निंग होती है, वो क्या होती है। अब हम उसके अंदर देख रहे हैं कि डाटा साइंस, उसके पीछे कौन सी डाटा की ट्रेनिंग चल रही होती है। उसके अंदर बेसिकली रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइज करते हैं डाटा को, इवेलुएट करते हैं डाटा को, और इस तरह की सारी चीजें वर्क करती हैं। अब जितना भी गोल होता है डाटा साइंस का वो ये है कि वो अपने जो रिकॉर्ड किया उसने डाटा, जो डाटा प्रोसेस किए, जो उसके अगेंस्ट उसने एक्शंस लिए, वो सारे फीड कर देता है अगले स्टेप में जो कि हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डाटा साइंस कहाँ कहाँ यूज होता है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में यूज होता है, बिल्कुल उसी तरह डाटा साइंस भी अल्टीमेटली हर फील्ड में यूज होगा, बिजनेस में, मार्केटिंग में, पब्लिक पॉलिसीज में, हेल्थ केयर में, और अब तो इवन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना एडवांस किस्म का फ्यूचर है कि वहां पर आपको ड्राइवर्स की जरूरत तो वैसे ही नहीं होगी, इवन कि डॉक्टर्स भी रिप्लेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कैशियर्स, अकाउंटेंट्स वगैरह तो वैसे ही रिप्लेस हो जाएंगे क्योंकि हर चीज आपकी कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं रोबोटिक्स। व्हाट इज अ रोबोट? रोबोट्स आर बेसिकली इंटीमेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब कोई कहेगा कि रोबोट्स इंसानों की तरह काम करते हैं, रोबोट इंसान होते हैं, इनके अंदर कोडिंग की जाती है। कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है इसकी। जो आपके जहन को ठीक लगता है कि ये एक ह्यूमन की तरह काम करते हैं, ये सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को और उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स आपके कर देते हैं, और बिल्कुल ये जो भी आप सोचते हैं ना वो सारे काम एक रोबोट करता है, क्योंकि रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपसे कोई 300 टाइम्स ज्यादा तेजी से काम करते हैं। अब बेसिकली मैंने स्टार्ट में बात कर दी थी, अगर आप सब रिकॉल करें तो ये है फर्स्ट ह्यूमन एआई रोबोट जिसका नाम सोफिया है, और ये
ये हर काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोफिया मॉडलिंग भी कर सकती है और सोफिया एक डॉक्टर भी बन सकती है, तो आगे हम खुद सोच सकते हैं कि जो काम हमारा आज MS एक्सेल करता है वो काम रोबोट कैसे नहीं कर सकता। तो इस तरह की मार्केटिंग की फील्ड और हर जो भी फील्ड्स आपकी IT से रिलेटेड हैं, इवन की नहीं भी रिलेटेड, इवन के सिविल इंजीनियरिंग फील्ड्स भी, आर्किटेक्चरल फील्ड्स भी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हर जगह पर इन्वॉल्व है। ओके, अब हम कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह कुछ एडवांटेजेस होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। अब ये एडवांटेजेस ये हैं कि एक ह्यूमन एरर जो करते हैं, हम तो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन भी जब सॉल्व करें तो उसमें भी प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये मिस्टेक्स नहीं करते। सिमिलरली इस तरह की एडवांटेजेस हैं इसके, और डिसएडवांटेजेस हैं कि फिलहाल तो ये काफी कॉस्टली है, मतलब एक रोबोट को अपने घर में रखना इज सो मच, इट कॉस्ट टू मच। और डेथ ऑफ टैलेंट, अब यहाँ पर मतलब जो ह्यूमन बींग्स जब ये काम कर देंगे तो उसके बाद जो हम जैसे लोग जो बिजनेस पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे। ऑफ कोर्स ये डेथ टैलेंट की हमारी, और लैक ऑफ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स, जब सारा कुछ एक कंप्यूटर में एक छोटे से मोबाइल में फीड कर दिया गया तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की या तो कोई जरूरत ही नहीं बचती। Okay, so this was the end of our topic. Now you can have questions. Thank you so much, everyone. जी थैंक